आइए शुरुआत करते हैं हुंकार की। सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता पुलिस की कलई खुल गई। जो कोलकाता पुलिस ईमानदारी से रेप और मर्डर केस की जांच का दावा कर रही थी, उसकी पोल पट्टी कोर्ट ने यह पूछते हुए खोल दी कि इस मामले में एफआईआर 14 घंटे बाद दर्ज क्यों हुई। 3 जजों की बेंच में शामिल जस्टिस जेबी पार्दीवाला ने तो यहां तक कह दिया कि अपने 30 साल के करियर में उन्होंने इस तरह की जांच नहीं देखी। क्या इसके बाद भी कुछ कहने लायक है? हम क्यों ना कहें कि कोलकाता पुलिस ने रेप मर्डर केस का कत्ल कर दिया है। आज की हुंकार इसी मुद्दे पर। पहले ये सियासी बयान देखिए। जल्दी की उसकी अंतिम संस्कार करने में, थोड़ा जल्दीबाजी तो की थी, लेकिन मैंने पोस्टमार्टम के लिए ले जाने के लिए उसका जल्दीबाजी नहीं था। कोई ना कोई तो साजिश है ही उसका। हमारा पॉकेट बिग पॉकेट करके ममता बनर्जी चोरों को बचाने की कोशिश कर रही है, रेपिस्ट को बचाने की कोशिश कर रही है। वो घटना देश को शर्मसार करने वाली घटना है। जो इसके मुख्य आरोपी हैं, गुनहगार हैं, दरिंदे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा होगी। सुप्रीम कोर्ट वांट्स एक्शन। बंगाल में प्रशासन से एक्शन नहीं होता। आज के शो में हमारे साथ खास मेहमानों का जो पैनल मौजूद है, मैं आपका परिचय कराती हूँ। टीएमसी की तरफ से सांसद हैं काकोली घोष, वो हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ आज मौजूद हैं। बीजेपी प्रवक्ता चारू प्रज्ञा को आप देख रहे हैं। पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के ए.के. जैन जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ वकील के मनन और राजनीतिक विश्लेषक एहतेशामुल हक आज के शो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हुंकार में नॉन स्टॉप चर्चा शुरू करने जा रही हूं। इस बीच आज जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस मामले में हुई, जिस तरीके से कटघरे में खड़ी नजर आई कोलकाता पुलिस, सवाल बंगाल सरकार पर उठे, उसी के बाद चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले काकोली जी का मैं रुख करने जा रही हूं। काकोली जी, आप इतना जवाब दीजिए, पहले ही पल, पहले ही क्षण से इस केस को रफा दफा करने में क्यों जुटी थी कोलकाता पुलिस? आप कैसे ये कह सकते हैं? आप वहां थी। ये अभी सीबीआई जांच कर रहे हैं और उसका बयान क्या होगा ये हम जानने के बाद ही बता सकते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं एक प्रश्न करती हूँ, अभी साल भर हो गया मणिपुर में, आपने प्रश्न उठाया कि क्यों उस लड़की को कपड़ा निकाल के चलाया, उससे सरकार से आपने पूछा क्या? तो ये क्यों आप पूछ रहे हैं? ये गलत है। आप इल्जाम लगा रहे हैं। सीबीआई जहां जांच कर रहे हैं, हमें देखना चाहिए कि उससे क्या निकल आता। काकोली दी, मैंने ये सवाल क्यों पूछा, अब मैं आपको इसकी वजह बता देती हूँ। आप सांसद हैं, मैंने बैकग्राउंड इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि बंगाल कोलकाता से जुड़ा हुआ मामला है। तो आज जब सुप्रीम कोर्ट में यह मामला सुनवाई के लिए आया, तो जैसे कि पूरा देश निगाहें लगाए बैठा था और एक एक डिटेल ध्यान से सुन समझ रहा था। आपने भी सुना समझा होगा। अब मैं आपको बताती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ कि कोलकाता पुलिस क्या पहले ही क्षण से इस केस का कत्ल कर रही थी। क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से कहा जाता है कि घटना स्थल पर कई अहम सुराग थे, लेकिन उसे संरक्षित करने में देरी कर दी। ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरफ से कहा गया है। वो कह रहे हैं कि पुलिस ने, अधिकारियों ने जो काम किया वो तरीका बिल्कुल सही नहीं था। ये मैं नहीं कह रही, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पैनल वाली जो बेंच आज सुनवाई कर रही थी उसकी तरफ से कहा गया है। पुलिस ने जो प्रक्रिया अपनाई वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से अलग है। और जज साहब यहां तक कहते हैं, मैंने 30 साल के करियर में ऐसा नहीं देखा। ये मैं नहीं कह रही, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज साहब ने कहा है। और इसके आधार पर मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं, फिर से दोहराती हूं, क्यों ना कहा जाए कि आपकी पुलिस ने इस केस में पहले ही पल से
रफा दफा करके मामले को खत्म करके मिट्टी डालने की हर मुमकिन कोशिश की। काकोली घोष जी, हाँ, आपने जो कहा, सांसद होने के नाते मुझे पता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और हम कोर्ट का इज्जत करते हैं, मान्यता देते हैं, और ये मैं भी चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट अगर सीबीआई जो कहा उसके ऊपर ये अपना डिसीजन सुनाए हैं तो वो अभी और आगे ले जाए, इसको जांच करे और क्या हुआ था उधर, पुलिस जाके क्या किया और उसके पहले क्या हुई। बहुत दुखद घटना, हम बहुत दुखी है कि एक लड़की, एक औरत, एक डॉक्टर वहां काम की जगह में ऐसा उसका मौत हुआ और बलात्कार हुआ। हम बहुत दुखी है, तो हम भी चाहते हैं कि सच्चाई सामने आए। नहीं, अगर आप लोग दुखी हैं, अगर आप भी इंसाफ दिलाना चाह रहे हैं इस पीड़ित लड़की को, तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि साहब वो एफआईआर जो है वो करने में 14 घंटे क्यों लग गए, जो प्रिंसिपल थे उन्होंने तभी एफआईआर क्यों नहीं करवाई। आप लोग तो जो कटघरे में खड़े होते हुए प्रिंसिपल नजर आते हैं, उनके इस्तीफे के 4 घंटे के भीतर भीतर उनको नई पोस्टिंग दे देते हैं। और फिर यहां पर बैठकर जब आप कहती हैं कि आप इंसाफ दिलाना चाहती हैं उस बेटी को, तो मैम वो सच नहीं लगता ना, वो आप लोगों का ढोंग लगता है। और आपकी पुलिस ने कैसे ही केस बिगाड़ा, मतलब सुबह 10:10 पर पहली एंट्री, और ये सिर्फ सीबीआई ने जो स्टेटस रिपोर्ट दी है, मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये उसके आधार पर नहीं, आज पूरी टाइमलाइन जो हलफनामा है ना, आप बेहतर जानती होंगी, वो बंगाल पुलिस की तरफ से भी दिया गया था और वहां पर इसको मैच किया जा रहा था। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि साहब ये रिकॉर्ड में इतनी गड़बड़ी क्यों है, और वो टाइमलाइन वाला जो हलफनामा है वो हाई कोर्ट में भी दिया गया है बंगाल पुलिस की तरफ से। मतलब 10:10 पर खुद वो कह रहे हैं साहब हमें जानकारी मिली, और फिर आप पोस्टमार्टम के लिए बॉडी कब लेकर जा रहे हैं? आपने वहीं पड़ी रहने दी बॉडी, आपने उसको उठाया ही नहीं। मैडम, लावारिस लाश के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं होता। जैसे एक कॉलेज में वहां की मेडिकल स्टूडेंट वहां ऑन ड्यूटी डॉक्टर की बॉडी के साथ आप लोगों के राज में व्यवहार हुआ है, लावारिस लाश के साथ भी नहीं होता। माफी के साथ मैं आपको कहना चाहती हूँ, तरस गए उस बच्ची के माँ बाप उसका चेहरा देखने के लिए, और लाश आपने वहीं छोड़ रखी थी। उसके बाद आप देखिए जरा, जो बात सामने निकल कर आ रही है, ये तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं। मतलब आप पहले पोस्टमार्टम करा लेते हैं, पहले दाह संस्कार हो जाता है, और फिर जाकर एफआईआर होती है। ये क्या हो रहा है काकोली जी, क्या हो रहा था, हो क्या रहा था ये? देखिए, उनका जो परिवार है, उनका परिवार वहां चाहते थे और भी टाइम, वो लोग और भी टाइम मांगे थे कि हम इसको घर ले जाएंगे और कार्रवाई करेंगे, लेकिन पुलिस के लिए कुछ देर तक रुकना पड़ा। पुलिस आए और ये तो अब देख सकते थे, सब कोई देख सकता था कि ये खून का मामला है, ये बलात्कार का मामला, तो पता नहीं चला पहले से। पुलिस के लिए भी इंतजार कर रहे थे, इसीलिए वक्त ज्यादा लगा। और एफआईआर भी इतना में, देखिए वहां स्टूडेंट्स लोग आ गए और हजारों स्टूडेंट्स हैं वहां, सब कोई दुखी थे, तो सबके बाद चलते चलते इनका माँ बाप आते आते वक्त लग गया। नहीं काकोली जी, आपने तो खुद उसी आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ही पढ़ाई की, अगर मैं गलत नहीं हूं, आप तो खुद बेहतर तरीके से जानती होंगी, है ना। और उस जो घटना स्थल था उसको देखिए, एक तो सिक्योर नहीं किया, उसको डिमार्केट नहीं किया, कब तक? पोस्टमार्टम जब तक हो नहीं गया। और पोस्टमार्टम कब खत्म हुआ? मतलब सुबह 10:10 पर पुलिस ने अपनी डायरी एंट्री की हुई है, और पोस्टमार्टम खत्म कब होता है? वो शाम में खत्म होता है 7:10 पर। आप मुझे बताइए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मौत का समय निकल कर आ रहा है वो सुबह 3 से 4 बजे के बीच का है। 3 से 4 बजे के बीच मौत होती है और पुलिस पहली डायरी एंट्री 10:10 पर कर रही है। ये कैसा अस्पताल है जहां सेमिनार रूम में एक ऑन ड्यूटी डॉक्टर की लाश पड़ी हुई है और पुलिस को इत्तला ही नहीं दी जा रही? या फिर सवाल भाई, ये सारा का सारा खेल मिली भगत का, ये बड़ी साजिश किसी मोटी मछली को, या यूं कहा जाए किसी मगरमच्छ को बचाने की? काकोली जी, देखिए, ये तो अगर ये जांच किया जाएगा, और ये जब अभी सीबीआई भी कार्रवाई कर रहे हैं, कोर्ट भी इसमें है शामिल, तो पता तो चलेगा कि कौन है इसमें। हम भी चाहे कि पता लगे और उन्हें भी कार्रवाई किए जाए उनके खिलाफ, क्योंकि ये गलत बात है और हम इसका निंदा करते हैं। लेकिन बात ये है कि वहां ये आप देखा नहीं, ये हॉस्पिटल काफी बड़ा हॉस्पिटल है, 4th फ्लोर, वहां में ज्यादा काम नहीं होता था,
जहां जिस कोने में ये लड़की थी, सेमिनार रूम, वो सेमिनार में कोई सेमिनार नहीं चल रहा था। सेमिनार वो रूम आप फोटो में देखा होगा कि खाली पड़ा था। वो जाके वहां सो रही थी, तो उसके ऊपर जो हमला हुआ वो वहां हुआ जहां कोई नहीं था। और आज मुझे मीडिया के मार्फत मेरे पास है ये बंगाली न्यूज़पेपर में आया है कि वहां कोई नहीं था और वो चिल्ला ना सके, उसका मुंह दबा दिया था ये आदमी। तो कौन दबा दिया था, कौन था, ये सब जांच की तरह जो अभी चल रहा है सीबीआई का, इसी से पता लगेगा। ये हम सीबीआई की जांच से तो तब पता चलेगा ना मैडम, जब वहां पर कोई सुराग, कुछ सबूत बचा होगा। इसी बात का तो आज अदालत में जिक्र हुआ है। चारू प्रज्ञा को मुझे लगता है मानना चाहिए कि 5 दिन बाद तो ये जांच सीबीआई को दी गई, और वो भी आप लोग कितना विरोध कर रहे थे। आप लोग तो और रविवार तक इसको खींचकर लेकर जा रहे थे। वो तो हाईकोर्ट की तरफ से कहा गया कि नहीं, अब सीबीआई को हम जांच दे रहे हैं, वरना आप लोग तो और 4-5 दिन का और समय दे रही थी ना दीदी। तो 4-5 दिन का और समय दे रही थी, पीठ थपथपा रही थी। देखो जी देखो, 24 घंटे में हमने आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी को पकड़ रहे थे वहां पर, या फिर सबूतों को नष्ट कर रहे थे, सबूतों को बर्बाद करने का खेल वहां पर खेला जा रहा था। क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से सुनवाई हुई है, चारू प्रज्ञा, तस्वीर तो यही उभर कर आई है। रोमाना जी नमस्ते। ये केस हर दिन जिस तरीके से और ज्यादा भयानक होता जा रहा है, मुझे टीएमसी की प्रवक्ता की बातें सुनकर दुख होता है। वो एक महिला है, एक महिला शासित राज्य में रहती है, और उस राज्य में एक महिला का ये हश्र हुआ। और केवल एक महिला की बात नहीं है, कुछ प्रथा सी हो गई है पश्चिम बंगाल में, चाहे वो नदिया हो, चाहे वो संदेश खाली हो, कि महिलाओं का ये ही हश्र किया जाता है। कभी भी किसी पीड़िता का साथ नहीं दे सकते आप लोग, पहले जाकर खड़े हो जाते हो आरोपी की ढाल बनके उसको बचाने के लिए। इस केस में जिस तरीके से आप बोल रही थी मैडम, मेरे आपसे ना सिर्फ केवल 2-3 सवाल हैं। आंखों के सामने जब उन डॉक्टर की लाश पड़ी हुई थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था? अगर किसी के चेहरे पर नाखूनों के निशान के मार्क्स हैं, अगर किसी की बॉडी पर 16 इंजरीज है, 9 इंटरनल इंजरीज है, आप उसको अननेचुरल डेथ बोलना चाहते हो? आप तब भी मर्डर नहीं बोल पाए, आप बोल ही नहीं पाए मर्डर है। उसके बावजूद प्रिंसिपल को पता था वहां पर बॉडी पड़ी हुई है, लाश पड़ी हुई है, आप एफआईआर नहीं कर पाए। एफआईआर करने के लिए आपको इंतजार इस बात का करना पड़ा कि डॉक्टर के माता पिता आएंगे, वो एफआईआर करेंगे। आपने उन्हें अपनी बेटी का चेहरा नहीं देखने दिया, पहले आपने शमशान घाट भेज दिया। ये तो पाप कमाने से ज्यादा बदतर आपने काम कर दिया। अच्छा, सबसे कमाल की बात आप सुनिए, प्रिंसिपल को वहां से हटाया जाता है, 4 घंटे के बाद तबादला करके एक और बड़े कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया जाता है। आप क्यों उसको बचा रहे हैं, ये मुझको बताइए। और कहां पर आपने दुनिया में ऐसा सुना कि जिस रेप को बार बार गैंग रेप कहा जा रहा है, जिस महिला के शरीर से ये साफ पता चल रहा है कि ये एक आदमी का काम नहीं है इस तरीके से किसी की हत्या करना, जिसके शरीर में से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बताती है, ऑटोप्सी की रिपोर्ट बताती है कि 150 ग्राम सीमन मिला है। आपको आज तक कोई दूसरा आरोपी मिला नहीं, तीसरा आरोपी का नाम मिला नहीं, चौथा आरोपी का नाम मिला नहीं। एक इंसान को पकड़ के जेल में डाल दिए और उसके बाद कहते हो वाह हम लोग काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हो? छोटे से बच्चे को भी ये पता है कि जब कहीं हादसा होता है, क्राइम सीन को सील किया जाता है। आपने क्या किया? क्राइम सीन में रेनोवेशन करते हैं चल के। आप रेनोवेशन कर रहे थे या वहां के सबूत मिटा रहे थे? एक बात और है, सीबीआई को अगर आपको जांच सौंपनी थी तो आपको इतवार का इंतजार करने का अनाउंसमेंट करने की क्या जरूरत थी? आप इसीलिए इंतजार कर रहे थे क्योंकि कुछ सबूत गलती से बच गए हों तो आपकी पुलिस उसको भी मिटा पाए। जो लोग तो यही कहा जाएगा कि इसीलिए इतना आनाकानी कर रही थी बंगाल सरकार, और इसीलिए ये एक नई डेडलाइन बंगाल सरकार की तरफ से दी जा रही थी कि रविवार तक कह रही थी ना दीदी कि रविवार तक अगर इस मामले में पूरी जांच नहीं कर पाएगी बंगाल पुलिस तो फिर हम खुद ये मामला सीबीआई को दे देंगे। लेकिन वो बंगाल पुलिस ने जांच क्या की, वो खासतौर से शुरुआती 24 घंटे जो किसी भी इन्वेस्टिगेशन में कितने क्रूशियल होते हैं ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से इस पैनल में जितने लोग हैं वो सब इस बात की अहमियत समझते हैं और हमारे दर्शक भी, क्योंकि पिछले कई दिन से अब लगातार रोज इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करते हैं। ऐसे में मुझे लगता है सीधे सुप्रिया सुनीत के पास चलते हैं। सुप्रिया जी, ये जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज कुछ सवालों के जरिए वो बेसिक क्वेश्चंस उन्हें आवाज दी है जो लंबे वक्त से देश के लोगों के मन में थे, अब तो साफ तौर पर यही नजर आ रहा है कि ये सारा का सारा खेल दोषियों को बचाने का जो कोलकाता पुलिस खेल रही थी। मुझे ऐसा लगता है कि जो जघन्य रेप कोलकाता में हुआ और जिस तरह से उस डॉक्टर की बॉडी पाई गई,
ये सभ्य समाज भूल जाइए, उस पर धब्बा नहीं है। ये आधी आबादी के खिलाफ षड्यंत्र है। जितनी असंवेदनशील उसके बाद बयान दिए गए वो भी बिल्कुल गलत है। मैं चाहती हूं कि टीएमसी की प्रवक्ता यहां पर अपने लोगों को बोलें कि थोड़ी संवेदनशीलता दिखाइए। प्रिंसिपल का जो रोल सामने आ रहा है, जो सवाल उन पर उठाए जा रहे हैं, वो भी संदेह के घेरे में है। देखिए उसमें आगे क्या होता है। लेकिन मैं इसी बात में एक बात और जोड़ना चाहती हूँ। हम लोग बहुत आक्रोशित हैं, पिछले 10 दिन से हम सब लोग इस डिबेट पर जा रहे हैं। आपका भी आक्रोशित होना ठीक है। मुझे लगता है आधी आबादी के खिलाफ हर बार ये होता है, हम लोग आक्रोशित होते हैं। इसके बाद क्या होता है? रोमाना जी, मेरे हाथ में ये लिस्ट है। पिछले 16 दिनों में इस देश में, जब देश आक्रोशित है, आंदोलित है, जब आधी आबादी की बात रोज टीवी चैनल्स पर हो रही है, पिछले 16 दिनों में इस देश के अधिकांश राज्यों में महिलाओं के खिलाफ कम से कम नहीं तो 45 बलात्कार के मामले सामने आए हैं। यह देश किसका है? यह देश सिर्फ मर्दों का है। यह देश बच्चियों का नहीं है। यह देश सिर्फ मेरा रेप और तेरा रेप की राजनीति चलेगी यहां पर। मैं आपसे एक बात सीना ठोक के कहती हूं, अगर कल कर्नाटक में होता है तो भी मैं आपके शो में आऊंगी, और अगर हमारी सरकार कुछ गलत करेगी तो उस पर 2 टिप्पणियां करके जाऊंगी। हमने कोलकाता में भी प्रदर्शन किया, हमने बदलापुर में भी प्रदर्शन किया। आज अभी मैं देख रही हूं मुंबई हाई कोर्ट ने बहुत बड़ी टिप्पणी करी है बदलापुर पे। उन्होंने कहा 13 को इंसिडेंट हुआ, 16 को एफआईआर क्यों दर्ज होती है, अरेस्ट 17 को होता है, स्टेटमेंट 22 को लिया जाता है, और 20 को जो लोग आंदोलन कर रहे हैं कि गिरफ्तारी करिए, इसका स्टेटमेंट लीजिए, उन 300 लोगों के खिलाफ आप मुकदमा दर्ज कर देते हैं। मतलब इस देश में चाहे कोलकाता हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और ये मैं सिर्फ बीजेपी शासित या गैर कांग्रेस या गैर बीजेपी की बात नहीं कर रही हूं, मतलब अब सड़क पर जब लोग उतरेंगे तब एफआईआर लिखी जाएगी, तब दोषी को पकड़ा जाएगा। ये तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति चलती रहेगी। और मैं यहां पर एक बात कहना चाहती हूं, ये इसको राजनीतिक चश्मे से देखने का काम बिल्कुल मत करें। हम जिस स्वर में कोलकाता पर अब भर्त्सना कर रहे हैं, उसी स्वर में हम बदलापुर पे भर्त्सना कर रहे हैं। बीजेपी बदलापुर पे क्यों चुप हो जाती है? विक्टिम को बिल्कुल ये सही बात है कि उसके मां बाप पर छोड़ दिया गया, आप आके एफआईआर करिए। कोलकाता में उनको चेहरा देखने का मौका मिला। हाथरस में उस बच्ची को 2:30 बजे रात को जला दिया गया था और चेहरा तक देखने का मौका नहीं मिला था। और एक बात और यहां कहना चाहती हूं, यहां पर कहा गया आरोपी का ढाल बन जाते हैं। जो सरकार या सार्वजनिक जीवन में जो भी व्यक्ति आरोपी के साथ खड़ा पाया जाता है, वो उतना ही दोषी है जितना आरोपी। आरोपी की ढाल कुलदीप सिंह सेंगर में कौन बना था? ब्रजभूषण शरण सिंह में कौन बना था? बीरेंद्र सिंह के साथ आरोपी की ढाल बनकर आज तक कौन खड़ा हुआ है मणिपुर में? और अंत में मैं कहना चाहती हूं, देश आंदोलित है, महिलाएं आशंकित है, मेरे और आपकी जैसी, और इस पैनल पर बाकी दोनों महिलाएं भी। और चिन्मयानंद का केस वापस किया जा रहा है। यह नजीर हम पेश कर रहे हैं मर्दों को कि आप औरतों के साथ कुछ भी कर लीजिए, अंततोगत्वा आपको संरक्षण मिल जाएगा, आपका केस वापस हो जाएगा। क्या हम मैसेज दे रहे हैं? न गांव खेत में काम करने वाली मजदूर सेफ है, अंत में बात कह रही हूं, एक न गांव खेत में काम करने वाली एक अनपढ़ मजदूर सेफ है, न स्कूल में नाबालिग बच्चियां सेफ है, और न पढ़ लिख कर एक मुकाम पर पहुंची हुई डॉक्टर सेफ है। तो सेफ कहां है औरतें इस देश में? उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? सुप्रिया जी, आपकी आवाज और दमदार मुझे और मेरे दर्शकों को सुनाई पड़ती। अगर जब आप आरोपियों की ढाल कौन बन जाता है, उसमें कठुआ की गुड़िया का जिक्र करते हुए लाल सिंह का नाम भी जोड़ देती कि कठुआ की गुड़िया के आरोपियों की ढाल कौन बन गया था। यही तो दिक्कत है ना, यहाँ पर इतना जबरदस्त वाला ये सियासी हमने एक बार भी उसको बचाने की कोशिश नहीं करी थी। बस उसे टिकट आप गलत बात कर रही हैं, ये आप गलत कह रही हैं रोमाना जी। उम्मीदवार तो बनाया, हमने उनको बचाने की कोई कोशिश नहीं। आप रुकिए, मेरी बात सुनिए। अब आपने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया, आपको उसी स्वर में मैं जवाब दूंगी। मैं बिल्कुल मानती हूं कि ढाल बनने का मतलब होता है संरक्षण देना। हमने लाल सिंह को कोई संरक्षण नहीं दिया, हमने उनको पुलिस से नहीं बचाया, हमने उनके खिलाफ लाल सिंह आरोपी नहीं था, हमने नहीं लाल सिंह कठुआ की गुड़िया के जो आरोपी थे उनको बचाने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली थी। लाल सिंह ढाल बने थे। अभी आप वो बता रही थी यहाँ पर जो ढाल बने, इसीलिए मैंने लाल सिंह आपको याद दिलाया, जिसे इस बार 2024 चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि मुझे अच्छा लगता, आपकी आवाज और दमदार सुनाई पड़ती अगर वो लाल सिंह जो कठुआ की गुड़िया के आरोपियों के लिए तिरंगा यात्रा निकाल रहा था, तब कांग्रेस में नहीं था, तब बीजेपी में चला गया था। खैर, उसको बाद में कांग्रेस में जब वो आया तो आप लोगों ने उम्मीदवार बनाया, तो अच्छा लगता मुझे, क्योंकि यहाँ पर हम सब महिलाओं के तौर पर आधी आबादी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि रेप पर 13 रेप
क्योंकि मेरा मानना है रेप पर तेरा रेप वर्सेस मेरा रेप की राजनीति नहीं होनी हो रही है चाहिए, इस देश नहीं होनी चाहिए, बदलापुर ऐसी पर सब राजनीति चुप नहीं हो होनी जाएंगे। चाहिए। रेप हमारे पर तो घटक राजनीति दल है हो, ना, लेकिन रेप पर इंडिया ब्लॉक की- राजनीति चमकाने इंडिया का ब्लॉक की खेल ना हो, पार्टनर है ना क्योंकि TMC। सिर्फ वहीं पर रेप नजर आता है जहां से कहीं ना इंडिया कहीं या इंडिया तो आप ब्लॉक। आरोपी का बचाव करके अपना रोमाना वोट जी। बैंक मजबूत कर पा रहे हो, या फिर आप सियासी विरोधी की घेराबंदी करके किसी तरीके से सत्ता हथियाना चाह रहे हो। लेकिन मैं एक बार फिर से कोलकाता वाले मुद्दे पर आऊंगी और मैं मनन जी आपके पास आ रही हूं। आप वरिष्ठ वकील हैं, रोमाना आप जी। मुझे जरा सा इस बात की अहमियत बताइए जो आज अदालत ने रेखांकित की कि साहब पोस्टमार्टम हो जाता है, पोस्टमार्टम होने के बाद एफआईआर होती है, और पहले अननेचुरल डेथ पुलिस अपनी तरफ से रात में 11:30 बजे भी जो एंट्री करती है जाकर वो अननेचुरल डेथ की, वो तो पिता पहुंचते हैं डॉक्टर बेटिया के और फिर 11:15 बजे पुलिस हत्या की एफआईआर दर्ज करती है। मनन जी, देखिए, मेरा ख्याल में आज 4th टाइम आया हूँ आपके चैनल पर लगातार इस मैटर में, मतलब इस केस में। ये कोई नई बात नहीं हुई आज सुप्रीम कोर्ट में भी। कलकत्ता पुलिस ने, बंगाल पुलिस ने जो भी कार्रवाई करी है वहाँ पे इनिशियली, वो सिर्फ डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस की करी है, ना कि कंस्ट्रक्शन ऑफ केस की करी थी। मैं सबूतों को आपको शुरू नष्ट से कह रहा करने हूं। की कार्रवाई की है, चूंकि आप ये कह उन्होंने रहे ना हैं। कार्डन की, यस। दूसरा, एक सबूत नहीं होता मर्डर में या रेप में। जिसमें रेप और मर्डर हो जाए उसमें तो इतना मैं मानता हूं कि पहले 24 घंटे नहीं होते, पहले 2-3 घंटे, मैक्सिमम 8 घंटे इतने इम्पोर्टेंट होते हैं। इतनी एविडेंस इकट्ठी करनी पड़ती है, इतना वहाँ पे। एक तो कोई भी बाहर का आदमी चांस प्रिंट उठाने हैं, फुटप्रिंट्स लेने हैं, फिंगरप्रिंट्स लेने हैं, विक्टिम के कहीं बाल नोचे होंगे, नाखूनों से नाखून वहाँ से लिए जाएंगे, मुलजिम जो भी पकड़ा जाएगा उसके नाखून लेने हैं। बहुत ऐसी इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है इनिशियल स्टेज पे, जो कि कलकत्ता पुलिस ने दर बाई दर इस केस में नष्ट करे हैं। एक सबूत नहीं है, एक सबूत भी इकट्ठा कर लेते। ममता जी ने कहा कि आई थिंक वो संडे को मैं इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को दे दूंगी। क्यों भाई, जब आपकी पुलिस नाकाम हो रही है, इंतज़ार किस बात का कर रही हैं? उसमें आज खुद इनवाइट करा उन्होंने, जो आज कटघरे में सरकार वहाँ की खड़ी है, उनका अपने आप में सेल्फ गोल किया उन्होंने। मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं किसी पार्टी से तो नहीं किसी को मतलब बिलोंग करता। हाँ, मैं एक बात आज ज़रूर कहूँगा कि सुप्रिया जैसी वक्ता, पर वक्ता जो भी जिस पार्टी की भी है, मेरे ख्याल कांग्रेस की है, ऐसी महिलाओं को अब राज्यसभा लोकसभा में जाना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। मैं दूसरी महिला को सुन रही हैं, शायद वो सदस्य भी हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी बातें नहीं समझ में आ रही है, वो कहना क्या चाह रही हैं। अगर न्याय मांगना है तो न्याय तो अपनी आपकी चीफ मिनिस्टर को कहती, अपने कमिश्नर को कहती। आपने क्या वहाँ का एसएचओ उनके पास कहने के लिए है क्या? आपने पूरा का पूरा तो मामला दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है। मैं एहतशामुल जी का जरा सा रुख करूंगी, उसके बाद अरविंद सर मैं बस आपके पास आ रही हूं। और एहतशामुल सर, मैं इस सवाल के साथ आपके पास आ रही हूं कि कल तक आप ही लोग थे जो टेलीविजन डिबेट्स पे बैठकर कह रहे थे कि साहब पीठ थपथपाइए कोलकाता पुलिस की, कितना शानदार काम कोलकाता पुलिस ने किया है, 24 घंटे के भीतर भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, सीबीआई उससे आगे बढ़ ही नहीं पा रही है। आज कैसा महसूस कर रहे हैं सर, जब अदालत में यह पता चला कि सीबीआई दरअसल इस वजह से आगे बढ़ नहीं पा रही क्योंकि पीछे कोलकाता पुलिस ने इतनी खूबसूरती से सफाई की है ना, ऐसा पोछा लगाया है कि पीछे कोई सुराग, कोई सबूत रहने ही नहीं दिया, सब मटिया मेट कर दिया कोलकाता पुलिस ने। एहतशामुल हक। देखिए रोमाना इसार खान जी, ये सबसे बड़ी जो ये घटना 9 तारीख को जो हुआ है, ये बहुत दुखदायक घटना है। इस पर हमारे बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खूबी दुख प्रकाश किया है। आप पूरा देश ये समझ लिए, ये घटना ये निंदा ही नहीं, ये समझ लिए देश को पूरा शर्मसार कर दिया। अब रहा इस तरह का जो भी घटना, इसको कोई भी हम लोग राजनीति नहीं करें, लेकिन कहीं न कहीं राजनीति के एंगल से देखा जा रहा। रोमाना इसार जी खान जी, मैं एक बात कह रहा हूं कि महाराष्ट्र की घटना
और पश्चिम बंगाल की घटना, महाराष्ट्र, मैंने आपको कल बात महाराष्ट्र पर सुनिए, चर्चा आप थोड़ा की। रुमाना सर जी, एक कल सेकंड, जब बात मैं सुनिए। महाराष्ट्र पर चर्चा कर रही थी ना सर, तो बीजेपी बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरीके से वो कोलकाता पर इस चर्चा को ले जाए, मैंने नहीं जाने दिया। आज मैं कोलकाता पर चर्चा कर रही हूं, मुझे प्लीज कोलकाता पर जवाब दीजिए। घटना की निंदा देश कर रहा है, लेकिन फर्क आप में और बाकी देशवासियों में यह है कि बाकी देश आपकी कोलकाता पुलिस की निंदा कर रहा है। आपकी कोलकाता पुलिस की, जिनके पास जिम्मेदारी है, खुद ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री नहीं राज्य में गृह मंत्री हैं, उनसे सवाल पूछ रहा है, लेकिन आप लोगों के पास जवाब नहीं है। प्लीज जवाब नहीं है ना, तो मुझसे हाथ जोड़कर आप माफी मांगिए, लेकिन कोलकाता के बदले मैं बदलापुर की बात करूंगा, ये मैं नहीं चलने दूंगी अपने शो में। एहतशामुल हक। देखिए कहीं न कहीं ये जो मैटर जो है, इस तरह का जो वाक्य है, इसमें बात आएगी। आप बोलेंगे कि मणिपुर की बात नहीं उठाएंगे, आप बोलेंगे कि हाथरस की बात नहीं उठाएंगे। आप टीवी चैनल एंकरिंग कर रहे हैं, तो आप तो न्यूट्रल होकर के बात कीजिए। ये किसी का मैं पक्ष की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंपैरिजन। अभी आप पश्चिम बंगाल के घटना के बाद में मामला दर्ज किया गया था, कुछ देर के बाद किया गया है घटना का। कोलकाता पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार किया, ये बहुत बड़ा विषय है। 24 घंटे के अंदर कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया है, और उसके बाद मुख्यमंत्री ने प्रदर्शनकारी। मैं आपको बताती हूँ, आप अभी पिछली बार जब आए थे तब आप मुझे कह रहे थे कोलकाता पुलिस की तारीफ करो, 24 घंटे के भीतर उसने आरोपी को पकड़ लिया। अब आज आप जो दलील लेकर आ रहे हैं ना, अब इस पर पटक सुनिए, और जरा अच्छे से सर, अच्छे से ध्यान देकर सुनिएगा पटक। मैं आपको बताती हूँ कि आपकी पुलिस कैसे एक्शन में आई। आपकी पुलिस सर सो रही थी। आपको पता है आपकी पुलिस कैसे एक्शन में आई? वहां जब दोपहर होते होते 3 बजे तक बीजेपी के नेता पहुंचे, बीजेपी के कार्यकर्ता जब आरजीकर मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं सर, 9 अगस्त की बात बता रही हूं, उसके बाद मजबूर होकर आपकी पुलिस को वहां पर एक्शन में खुद को आते हुए दिखाना पड़ा। उसके बाद वहां पर मजिस्ट्रेट को बुलाना पड़ा, उसके बाद वहां पर वीडियोग्राफी हुई। उससे पहले सर आप लोग सिर्फ लीपापोती में लगे हुए थे। तो सर अगर आपको आज वाकई में किसी की पीठ थपथपानी है ना कि क्यों इस मामले में आपकी पुलिस शाम होते होते थोड़ा सा एक्शन में आती हुई नजर आ रही थी, तो हमारे साथ बैठी हुई है सर बीजेपी की प्रवक्ता चारू प्रज्ञा, उनको थैंक्स बोलिए। आप बीजेपी के प्रवक्ता चारू प्रज्ञा को थैंक्स, क्योंकि वो बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो देर शाम पहुंच गए थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, और उसके बाद ही ये मामला सुर्खियों में आया और मजबूर होकर आप लोगों को वीडियोग्राफी करवानी पड़ी। आप बीजेपी हैं, आप बीजेपी की बात क्यों कर रहे हैं? मैं फैक्ट रख रही हूँ, मैं फैक्ट रख रही हूँ और मैं फैक्ट रखूंगी। अगर मैं फैक्ट रख रही हूँ और मैं आपको बीजेपी की नजर आ रही हूँ, तो मैम प्लीज अपने चश्मे का नंबर बदलवाइए, प्लीज अपने चश्मे का नंबर बदलवाइए मैम। अगर मैं फैक्ट रख रही हूँ और मैं फैक्ट रखते हुए आपको बीजेपी की स्पोक्स पर्सन नजर आ रही हूँ, तो मैंने पहले ही कहा, कल मैं महाराष्ट्र की बात कर रही थी, बहुत कोशिश बीजेपी के प्रवक्ता कर रही थी कि किसी तरीके से वो कोलकाता पर डिबेट को ले जाएं, मैंने नहीं जाने दिया। आज मैं कोलकाता की बात कर रही हूं, सुप्रीम कोर्ट में जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं उस पर बात कर रही हूं, और उसी पर मैं जवाब चाहती हूं। आपसे नहीं देते बन रहा तो हाथ जोड़कर मुझसे कहिए नहीं है हमारे पास जवाब, लेकिन डिबेट को डीरेल मत कीजिए। मैं AK जैन साहब का रुख करूंगी। जैन सर, ये क्या किया है यहाँ पर? ये पुलिस इतनी लापरवाही कर सकती है? क्या आपको लगता है कि अदालत को यह कहना पड़ जाए कि पुलिस ने सही तरीके से काम नहीं किया है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है उसका पालन इसको नहीं कहा जाएगा, या ये सिरे से आपको लग रहा है कि कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है, जिसके तहत पुलिस ने ये केस खराब करने की कोई कसर नहीं छोड़ी? देखिए, मेरा जितना एक्सपोजर है, मेरा ये मानना है कि कोलकाता पुलिस की एक बहुत उत्कृष्ट स्तर की छवि रही है। बहुत पुराने समय से CID वहां की एक मशहूर रही है, उसके इन्वेस्टिगेशंस बहुत अच्छे रहे हैं। मेरा अब भी इस केस में मानना है कि कोलकाता पुलिस ने इस केस को नहीं बिगाड़ा है। इस केस को जो है, जो वहां पे पॉलिटिकल इंटरवेंशन हुए हैं, जिस प्रकार से वहां पे डायरेक्शंस दिए गए हैं, इस केस में एविडेंस सिस्टमैटिकली डिस्ट्रॉय किया गया। बड़ी शर्मनाक बात है, कलकत्ता में घटना होती है जहां पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी भी है, फॉरेंसिक यूनिट्स भी हैं, वहां पे स्निफर डॉग्स भी हैं, कोई नहीं आया है, कोई नहीं आया है। ये आप ये देखिए कि डेड बॉडी पड़ी है,
जिसमें आधे कपड़े अलग हैं, उसको अननेचुरल डेथ कहा जा रहा है। अगर डॉक्टर्स, वहां के असिस्टेंट प्रोफेसर अगर इस कंक्लूजन पे आते हैं कि अननेचुरल डेथ है, तो भगवान बचाए ऐसे डॉक्टर्स से इस देश को, जिनको यही समझ में नहीं आया डेड बॉडी को देखकर कि इसके साथ यूज ऑफ फोर्स हुआ है, इसके साथ रेप हुआ है, इसको तरफा के मारा गया है, गले की हड्डी तक तोड़ दी गई है। ये अगर ये डॉक्टर्स पता नहीं लगा पा रहे हैं तो ये तो शर्मनाक स्थिति है। ये सब अंडर प्रेशर है। मैं इस चीज को बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूं। ऐसे में एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल सही फाइंडिंग दी है। माँ बाप को बच्ची से ना मिलने देना, इससे बड़ा तो कोई शर्मनाक बात ही नहीं हो सकती। आधे घंटे के अंदर, 1 घंटे के अंदर प्रिंसिपल को वहां पहुंचना चाहिए था। प्रिंसिपल की तो बेटी की तरह है वो माँ बाप को ढाढ़स बंधाना चाहिए था। सब लोगों को साथ मिलकर इसमें कार्रवाई करनी चाहिए थी। और अगर पुलिस देर कर रही है तो पुलिस के ऊपर दबाव बनाना चाहिए था। कहाँ गई ये फ्रेटर्निटी? ये तो डॉक्टर्स में और सब में तो मैं समझता था कि बड़ा एका होता है। सर, आपका इतना अनुभव है, आप मुझे ये बताइए कि इस मामले में जो एफआईआर रात में 11:15 बजे हुई, वो भी तब जबकि मृतका के पिता पहुंचे पुलिस स्टेशन, उन्होंने जाकर करवाई। इस मामले में होना क्या चाहिए था सर? वैसे तो पोस्टमार्टम में ये पता चला है कि जो मौत है वो सुबह 3 से 4 बजे हो चुकी थी। 10:10 पर पुलिस डायरी में पहली एंट्री, वहीं पर शव को पड़े रहने दिया जाता है सर, उसको उठाया तक नहीं जाता। शाम के समय उसको 4-5 बजे के करीब उठाया जाता है, तब उसको पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाता है। मतलब उसको न मॉर्चरी में रखा जाता है, न कहीं और लेकर जाया जाता, वहीं पर पड़े रहने दिया जाता है। सर, क्या किया जाना चाहिए था? देखिए, बॉडी को देखकर ही फर्स्ट ग्लांस में ये बात पता चल जाएगी कि ये रेप कम मर्डर है। ये कोई ऐसा नहीं है तो अनजान आदमी बता देगा। वो तो वहां तो डॉक्टर्स की टीमें हैं, वहां तो प्रोफेशनल लोग हैं, वो दूसरों को सर्टिफिकेट देते हैं, पोस्टमार्टम्स करते हैं। उनको ये पता नहीं चल रहा है कि ये क्या इसके साथ हादसा हुआ है। अननेचुरल डेथ बताना, परिवार के लोगों को बताना कि सुसाइड कर लिया है आपकी बेटी ने, इससे बड़ी तो शर्मनाक कोई बात ही नहीं हो सकती है। सबके सामने आते ये घटना इतना तूल ना पकड़ती। अगर प्रिंसिपल की छवि अच्छी होती, एडमिनिस्ट्रेशन की छवि अच्छी होती, डॉक्टर्स का उनके ऊपर विश्वास होता, तो ये नेशनल लेवल का मुद्दा कतई नहीं बनता। ये तो तुरंत इसमें मर्डर का मुकदमा दर्ज कराना चाहिए था। अगर वहां के डॉक्टर तैयार नहीं थे करने के लिए, उस थाने के एसएचओ को सो मोटो इसकी कॉग्निजेंस लेकर अपनी तरफ से एफआईआर करानी चाहिए थी। तो सर, और डेड बॉडी को कब्जे में लेकर और वापस जब वो रात में 11:30 बजे अपने पुलिस थाने पहुंचे, तब भी उन्होंने अननेचुरल डेथ का मामला 11:30 बजे भी रात में दर्ज किया है। फिर 11:15 बजे, ये टाइमलाइन आज पूरी सुप्रीम कोर्ट में आई है। फिर 11:45 पर जब मृतका के पिता वहां पर पहुंचे, उन्होंने तब जाकर एफआईआर करवाई है। एहतशामुल हक साहब, अब इन हालात में भरोसा आप लोगों पर नहीं हो रहा है ना सर? भरोसा खत्म हो गया है ममता सरकार से, भरोसा खत्म हो गया है कोलकाता पुलिस से। मैं आ रही हूं सर, इसका जवाब दीजिएगा। क्या जवाब है आपके पास इसका? एक बड़ी खबर मैं दर्शकों को बताती चलूं। ममता बनर्जी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग ममता बनर्जी कर रही हैं। रेप केस में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हो, ये मांग ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है। 15 दिन के भीतर ट्रायल पूरा हो, ये मांग कर रही है ममता। कह रही है कि कानून जो है वो सख्त बनाया जाए। चिट्ठी लिखी है उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब इस चिट्ठी को भी किस तरीके से देखा और समझा जाए? मतलब जब इतना ज्यादा पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ा, जब पूरी तरीके से कटघरे में ममता बनर्जी खुद को घिरे हुए महसूस कर रही हैं, तो क्या ये बचने का एक रास्ता ममता बनर्जी की तरफ से तलाशा जा रहा है कि अब एक चिट्ठी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिख रही हैं कि रेप के खिलाफ सख्त कानून बनाइए? इस पर एक रिएक्शन में पहले जल्दी से सुप्रिया सुनेत का लेती हूं, उसके बाद आ रही हूं आपके पास एहतशामुल हक। सुप्रिया जी, आप किस तरीके से देख रही हैं इस चिट्ठी को? क्योंकि निर्भया के बाद जस्टिस वर्मा कमीशन की रिकमेंडेशंस और उसके बाद वो सख्त कानून जो देश में पहले से ही है, लेकिन अब ममता दीदी एक और चिट्ठी लिख रही हैं, कानून बदलो, ये मांग कर रही हैं अब वो। देखिए, कानून जो भी बन जाए, हमें इस देश में महिलाओं को सुरक्षित करना है। हमें इस देश में लोगों को समझाना है कि अगर रेप हो जाएगा तो उसको जघन्य रेप और कम रेप की कैटेगरी में नहीं तोला जाएगा। रेप होता है, एक औरत के अस्तित्व के आप नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। इस देश में पुलिस अफसरों को समझाना पड़ेगा कि अब फिंगरिंग, अगर आप एक औरत की योनि को छूते हैं तो वो भी रेप की कैटेगरी में आता है।
और मैं बिल्कुल राजनीति नहीं करना चाहती हूं, लेकिन हाथरस में सारी सूचना सलाहकार की मंडली और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कहते थे रेप नहीं हुआ। सीबीआई ने जब केस लिया तो सीबीआई ने बताया कि वहां पर रेप हुआ था। मैं चाहती हूं कि यहां पर भी सीबीआई सच तक पहुंचे। मेरा अपना मानना है कि चाहे वो कैपिटल पनिशमेंट हो, चाहे वो कुछ हो, ऐसी नजीर बनाइए कि औरत की तरफ देखने वाले, गंदी नजर से देखने वाले आदमी की रूह कांप जाए। रेप तो बहुत दूर की बात है, अगर कानून को बदलना है, कानून को सख्त बनाना है, ये सारी बातें आबादी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही। ये एक हकीकत है। हम सब शर्मसार महसूस करते हैं, हम सब डरे हुए महसूस करते हैं, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने अपनों के लिए। हम सबके घर में बच्चे हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, हम सबको फिक्र होती है एक दूसरे की सुरक्षा की। और ऐसे में एहतशामुल हक साहब, कानून सख्त कर दो। रोमाना जी, कानून तो कहते हैं ना अंधा होता है, कानून तो सबूतों और सुराग के आधार पर चलता है ना। एहतशामुल हक, जब वो सबूत और सुराग ही नष्ट कर देंगे, पुलिस जब जांच ही बिगाड़ देगी, तो कितना भी कड़ा कानून बना लो, हासिल क्या होगा उससे? कोलकाता में तो हम यही होते हुए देख रहे हैं, पुलिस ने सब खत्म कर दिया, कत्ल कर दिया इस केस का। रुमाना इसार खान जी, मुझे 1 मिनट बोलने का मौका दीजिएगा, बीच में इंटरप्ट नहीं कीजिएगा। देखिए, अभी आपके चैनल के माध्यम से हमारी नेत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखा और उन्होंने ये रिक्वेस्ट किया है कि एक ऐसा कानून बनाया जो 15 दिन के अंदर ऐसे मुलजिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसलिए देखिए, ये एक ऐसी नेत्री है ममता बनर्जी, समझ लिए कि धर्मनिरपेक्ष और महिला की समझ लिए बहुत उनके अंदर पीड़ा है। उन्होंने जाकर के, अभी आप जब बात कहेंगे, हमारी मुख्यमंत्री ने पहले ही दिन बलात्कारियों के अधिकतम सजा देने का आह्वान किया था पूरा। तो ये समझना होगा, इसको आप लोग दूसरे हिसाब से ना ले। ममता बनर्जी देखिए, 15 दिन के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री से रिक्वेस्ट कर रहे कि एक ऐसा कानून बनाया जाए जिसमें 15 दिन के ऐसे मुजरिम को सजा हो। गान आप यहाँ पर कर रहे हैं ममता बनर्जी के लिए बैठकर, सर ये अच्छा नहीं लग रहा। ये जो आप ममता बनर्जी की शान में कसीदा पढ़ रहे हैं सर, मतलब मैं सवाल आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आपके पास जवाब कुछ है नहीं, आप सिर्फ ममता बनर्जी के लिए स्तुति गान, सिर्फ ममता बनर्जी की शान में बैठकर आप यहाँ पर कसीदे पढ़ रहे हैं। ये अच्छा नहीं लग रहा है सर, ये दर्शकों को अच्छा नहीं लग रहा है। और दर्शक मतलब आपका वोटर भी है सर, ये आपके वोटर को भी अच्छा नहीं लग रहा है, आपके वोटर को भी अच्छा नहीं लग रहा। जल्दी से एक रिएक्शन चारू प्रज्ञा का। प्रज्ञा, मेरा सवाल जो था चारू यहाँ पर कि साहब, आप कितना भी कानून सख्त कर लो, लेकिन कानून तो सबूतों और सुराग के आधार पर ही चलेगा ना। जब उसी को खत्म कर दोगे तो कड़े कानून का क्या करोगे? मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन कमाल की बात देखिए कि टीएमसी के प्रवक्ता को यह भी नहीं पता कड़ी से कड़ी सजा मांग रहे हैं। क्या होती है कड़ी से कड़ी सजा? भारतीय न्याय संहिता में कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान है। फांसी की सजा का, लाइफ इम्प्रिजनमेंट का, कोर्ट फास्ट ट्रैक है। 2 महीने के अंदर अंदर कार्रवाई होगी। आप क्या मांग रहे हो? और आप किससे मांग रहे हो? जिसने बना दिए कानून उसके सामने बोल रहे हो। ममता बनर्जी वो नेता है जो खुद हेल्थ मिनिस्टर है, कंप्लेन नहीं हुई, उन्होंने कुछ कहा नहीं, खुद होम मिनिस्टर है। प्रोटेस्टर्स के साथ भी क्या बर्ताव किया गया उनको मालूम है, लेकिन उसके बाद भी सड़क पर उतर रही है, प्रोटेस्ट कर रही है। क्यों? प्रोटेस्टर्स को अटैक करने वाला जो मॉब था, जो भीड़ थी, सीसीटीवी में उसमें जो फोटो पहचाने गए, उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता तक निकल कर आए हैं। नहीं, सवाल बहुत से हैं, सवाल बड़े गंभीर हैं, और अब तो सबके मन में ये आशंका घर कर रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोलकाता पुलिस ने वो शुरुआती कुछ घंटे की जांच के नाम पर ये कोलकाता कांड का ही कत्ल कर दिया। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का। मैं अगली बड़ी खबर का रुख कर रही हूं। इस वक्त एक बड़ी जानकारी मिल रही है, वक्फ बिल को लेकर जो जेपीसी बनाई गई थी उसकी पहली बैठक आज, और वो खत्म हो गई है। करीब 6 घंटे तक ये जेपीसी की पहली बैठक आज चली है। ज्यादातर सदस्य जो प्रेजेंटेशन दिया गया उन्हें उससे असंतुष्ट नजर आए, ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं। आज दरअसल अल्पसंख्यक मंत्रालय के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से ये प्रेजेंटेशन दिया गया था, और उससे ज्यादातर सदस्य असंतुष्ट नजर आए। सदस्यों के जो सवाल थे उसके संतोषजनक जवाब जो मंत्रालय के अधिकारी पहुंचे हुए थे प्रेजेंटेशन देने के लिए, उनकी तरफ से उन्हें नहीं मिले। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर। और इस बीच एक और जानकारी मैं आपको देती चलूं, इसी वक्फ बिल को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। वक्फ बिल को लेकर एनडीए के साथी हमारे साथ, ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है। एबीपी न्यूज से बोले ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष खालिद सैफुल्ला, चिराग पासवान, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तीनों जो एनडीए के सहयोगी हैं वो इस बिल के खिलाफ हैं। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दावा किया गया है।